नमस्कार साथियों। तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 21 फरवरी का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर हम बात करें सेट का, तो ये हमारा 8वां सेट है। क्या है? 8वां सेट है। चलिए क्वेश्चन को देखिए। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि $25 क्या मूल्य है, तो उसमें 30 का छूट दिया। तो 25 का क्या करेंगे, 30%। तो 25 का 30% कितना होगा? तो 25 का 30% आपका होगा 7.5 होगा, 7.5 होगा। तो इतने का यहाँ पर छूट दे रहा है, तो 25 में क्या करेंगे, 7.5 माइनस कर देंगे। तो 25 में 7.5 अगर माइनस करें तो 25 में 7 गया 18, और 18 में फिर आधा आ गया, यानी कि 17.5, यानी कि $17.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो वह एकदम आसान है, CP और SP। अगर 100 में खरीदा तो कितने में बेचा? 36 की हानि पर। तो 100 में 36 का हानि, तो यानी कि 36 माइनस करने पर क्या आएगा, 64 आएगा, यानी कि 64 में बेचा। अब अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा आपका ये 16 बार में, यानी कि 25:16 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 3 नंबर का सवाल को देखिए। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये तो एकदम आसान है कि मतलब कि 2% दिया है, तो इसमें कितना की वृद्धि हुई वो हमें बताना है। ओवरऑल कितना की वृद्धि हुई वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। जैसे देखिए 8 और 5, क्या 8 और 5 13, तो 13% वो करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है। करना इसमें यह है, देखिए मतलब इसमें होता यह है कि पहले जो 5% की वृद्धि हुई, तो पहले जैसे 5% की वृद्धि हो गई यानी 105 हो गया। फिर जो ये 8% की वृद्धि हो गई, तो इस पर 8% की वृद्धि हो गई, इस पर। तो इसका एक आसान नियम होता है, दोनों को प्लस करना है। तो क्या होगा, 13 होगा। फिर क्योंकि वृद्धि है तो इसलिए प्लस। अब इन दोनों को करेंगे इन दोनों को। तो 5 गुना 8 क्या होगा, 40 होगा। 40/100 ये हम इसमें करते हैं। तो ये 0 0 ख़त्म, ये कटेगा। अगर हम यहाँ 0 को हटाएँ तो यहाँ 0.4 यानी कि 0.4 यहाँ पर आएगा। 13 और यानी कि 13.4 आ जाएगा, 13.4 यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है A+B प्लस A गुना B/100। ये फार्मूला आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 4 नंबर का सवाल देखिए। तो रूट में देखिए, इसमें देखिए 81 है यहाँ पर, और यहाँ पर दशमलव भी है। तो देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। अब दशमलव को देखिए, दशमलव का अंक के बाद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो हम रूट निकालें तो 6 अंक है ना, तो 6 का था क्या होगा, 3 अंक। यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें 3 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा। तो 1 अंक, यहाँ 2 अंक, और यहाँ 3 अंक, यानी कि 3 अंक के बाद क्या आ गया, दशमलव आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम जो विषम संख्याओं का औसत यहाँ बताना है। तो औसत यहाँ कितना होगा, तो देखिए प्रथम मतलब यानी कि 1 से लेके जो होगा संख्या उसमें, तो 31 तक नहीं, 31 को बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो 31 को विषम संख्या, तो 31 को विषम संख्या, तो अंतिम संख्या, पहला संख्या तो 1 है, कन्फर्म है। पहला संख्या 1 होगा, क्योंकि 1 से ही तो शुरू होगा ना। पहला संख्या 1 हो गया विषम संख्या। अब अंतिम संख्या क्या होगा, तो इसका नियम होता है, जो भी संख्या दिया रहा है प्रथम, तो 31 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 62 होगा। अब 62 में 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 61 होगा। यानी कि अंतिम संख्या क्या है, 61 है। अंतिम संख्या क्या है, 61 है। तो इनका हमें औसत निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जैसे यहाँ 1 है, जैसे 1 है ना, फिर 1 के बाद आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। इस टाइप से इसमें जो है 61 तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है,
अंतर समान है, यहाँ पर अंतर क्या है, समान है, अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है। तो जब भी अंतर समान रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को प्लस कर देना है। तो इन दोनों को प्लस करने में क्या आएगा, 62 आएगा, और 62 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका 31 आ जाएगा। यानी कि 31 आपका क्या निकला, औसत निकला। क्या करना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का प्लस करना है और उसे 2 से भाग दे देना है, तो इससे जो है आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो तीनों का अनुपात बताना है। तो अनुपात यहाँ देखिए, अब देखिए मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, m का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा और n का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। उसी तरह c का वैल्यू यहाँ ये हो जाएगा और n का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग हम पहले दोनों का यह अलग अलग निकालते हैं। पहले इन दोनों को देखिए, 4 और 5 को देखिए। तो 4m को देखिए बराबर क्या है, 5n। तो यहाँ पर m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू यहाँ पर, m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा और n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का अनुपात यहाँ पर यह निकल गया, 5:4 यह निकल गया। इसे हम m अनुपात n को यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, 5:4 हम लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब इसे देखिए। अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर n और c को देखिए, n अनुपात c को देखिए, m अनुपात c को, n अनुपात c। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पर इसका 20 हो जाएगा, तो 20 को यहाँ लिखेंगे अनुपात, और 5 इसका c का वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आया। हमें इसमें तीनों का अनुपात यहाँ बताना है, तीनों का यहाँ अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, m का जो मान है और c का, और यहाँ देखिए n का यहाँ 2 को माना गया है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 20 है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा करते हैं, ये 20 यहाँ 20 है ना, यहाँ 4 है, तो दोनों को बराबर हम कैसे करेंगे। तो बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 5 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 से गुना करने पर क्या है, बराबर हो जाएगा। लेकिन अब 5 से गुना के तो दोनों करना पड़ेगा, इसको भी। ठीक है, तो इन दोनों करेंगे। ठीक है, तो 5 गुना 5 यहाँ पर 25 आया और 4 गुना 5 20। ठीक है, यानी कि m अनुपात, कलर बदलते हैं। ठीक है, m अनुपात n क्या निकला, 20:25, और यहाँ किसका है, 20:5 है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं m अनुपात n अनुपात c। तो इसका वैल्यू देखिए, m का वैल्यू क्या है, 25 है, और n का वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम है, 20 हो गया, और यहाँ पर फिर c का वैल्यू क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से तीनों कट जाएगा, तो 5 से इधर लिखते हैं, कलर फिर बदलते हैं ताकि आसानी हो। ये 5 से कटेगा 5 बार में, ये 5 से कटेगा 4 बार में, और ये 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चले तो क्या होता है, दोनों का गति प्लस होता है। दोनों का गति क्या होता है, प्लस होता है। दोनों का गति प्लस होता है। और अगर दोनों अगर एक ही दिशा में चले तो गति इसमें माइनस होता है। दोनों अगर एक ही दिशा में चले तो यहाँ पर माइनस होता है, और अगर विपरीत दिशा में चले तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का प्लस होगा। 40 और 50 कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हमें यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 90 किलोमीटर, 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना, तो 90 गुना 5 करेंगे, 90 गुना 5 9 × 5 = 45, यानी कि 450 किलोमीटर जो है 5 घंटे में दूरी यहाँ पर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है कितना है, 337.5 रुपये है। तो धनराशि बताना है, यानी कि मूलधन कितना है वो हमें बताना है। तो देखिए पहले एसआई को देखिए, एसआई में क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज में यहाँ एक वर्ष है तो 1 वर्ष में क्या प्राप्त होगा, 30% है। तो एसआई बराबर 1 वर्ष में क्या होगा, 30% प्राप्त यहाँ पर हुआ। यहाँ पर तो कोई सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीआई का। तो सीआई का देखिए, सीआई बराबर, अब देखिए सीआई में क्या होगा, अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक। तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक,
तो 30 का आधा क्या होगा, यहाँ 30 का आधा क्या होगा, तो 30 का आधा 15 होगा। यानी कि पहला छमाही में 15% और यहाँ पर फिर दूसरा छमाही में भी 15% मिलेगा। लेकिन इसमें होता यह है कि जैसे हम दूसरे में प्रवेश करते हैं हमें ब्याज का भी ब्याज यहाँ पर मिलने लगता है, तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा। तो 15 का 15% कितना होगा, 15 गुना 15 225 होता है, और 225/100 यानी कि 2.25% हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 30 आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 15 और 15 दोनों को प्लस करते हैं 30 यहाँ पर हो ही जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्या अंतर यहाँ पर आ रहा है, तो अंतर यहाँ पर इसी का यहाँ पर अंतर आ रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ पर ये कई अंतर है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2.25%। तो इसका यहाँ पर अंतर यहाँ पर कितना है, रुपए में इतना है 337.5 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए हम इसे आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ से देखिए अगर हम दशमलव हटाएँ तो बटे आपका 100 आएगा, और यहाँ से हटाएँ तो बटे यहाँ पर 10 आएगा। एक वो जीरो तो यहाँ से कट ही जाएगा। अब आगे यहाँ पर कटाते हैं हम, तो देखिए ये 15 से कटेगा 15 बार में 225 तो कट ही जाएगा ना, और इधर आपको कटेगा 15 से, तो यहाँ 33 है, 30 आपका 2 बार में, फिर 37 है, फिर आपका 30 2 बार में, फिर बचा कि ना 7 75 आपका 5 बार में, फिर ये कट जाएगा। देखिए फिर ये 15 से कट जाएगा 15 बार में। तो इधर आपका आया कितना है, 1% बराबर, क्योंकि ये 10 है तो 10 उस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यानी कि 15 गुना 10 150, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला 150। हमें धनराशि पूछा है तो धनराशि तो अपने आप में 100% है ना, 100% है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 150, इसमें 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2022 में शहर एक की जनसंख्या जो है 6,000 मतलब 62,500 थी। तो एक वर्ष बाद शहर एक की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गए। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कि कितने की वृद्धि हुई हमें वो बताना है। देखिए 62 से कितना हो गया 75,000, तो कितने की वृद्धि हुई, तो अगर यहाँ 63 होता है तो कितना होता आपका 12 होता, 12,000 होता, और लेकिन यहाँ 500 क्या ज़्यादा है, यानी कि यहाँ मतलब 500 कम है ना, तो यानी कि 12,500, यानी कि 12,500 का इसमें क्या है अंतर है, यानी कि 12,500 की वृद्धि हुई। तो इसकी वृद्धि हुई किस पर, क्योंकि वृद्धि किस पर होता है, जो पहले से है, तो पहले से इतना था तो इसी पर ना वृद्धि हुआ, तो 625.00 इसी पर वृद्धि हुआ। परसेंट निकालने बोल रहा है तो इसलिए 100 से गुना करेंगे ताकि परसेंट निकल जाए। ये कटेगा, यहाँ 0 0 खत्म, ये इस तरीके 5 बार में कट जाएगा, 625 यहाँ 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा आपका यह 20 बार में, यानी कि क्या निकल कर आया 20%। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है, तो 100 में 37.5 को घटा देंगे क्योंकि इतना का छूट दिया। तो अगर 100 में 37.5 को माइनस करें तो अब कितना आएगा 62.5, यानी कि 62.5। तो हम क्या करेंगे 640 का क्या करेंगे, 640 का जो है 62.5% निकालेंगे, तो यानी कि बटे 100 दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, एक जीरो तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 25 से कटेगा ये 25 बार में और ये 4 बार में, ठीक है, और 4 25 से कटेगा कितने बार में 16 बार में। तो 16 गुना 25 बराबर कितना होगा, तो 16 गुना 25 होगा आपका 400, कितना होगा 400, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 400, ठीक है। चलिए आगे देखिए 11 नंबर का सवाल को देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपया है। तो यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अंतर कितना 132 है। तो देखिए पहले हम लाभ को देखते हैं, तो CP और SP को पहले देखिए। अगर आपका CP 100 है,
अगर CP 100 है तो लाभ क्या है 20% है, तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा 120 हो जाएगा, क्योंकि लाभ 20% है तो 20 के यानी कि 20 से ज़्यादा में बेचेगा तब ना लाभ होगा। तो आपका क्या निकला विक्रय मूल्य 120 निकला। अब देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर कितने का अंतर है 20 का अंतर है, 20 का। लेकिन यह रुपए में कितने का अंतर है, तो रुपए में 132 का अंतर है, यानी कि 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, 20 का वैल्यू 132। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 120 का वैल्यू। तो जब 20 का वैल्यू ये है तो 120 का कितना हो जाएगा, तो 120 का यहाँ देखिए, तो ये इसका देखिए कई गुना है, यहाँ पर 6 गुना है, तो ये भी तो इसका 6 गुना होगा ना भाई। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो 132 गुना 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, इधर 1 गुना 6 हुआ और 32 गुना 6 आपका 192, यानी कि 792 आ जाएगा, 792। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमन एक काम जो है 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में कर सकता है, यानी कि देखिए 8 दिन में पूरा काम करेगा, मतलब 28 दिन में पूरा काम करेगा। देखिए 28 दिन में क्या कर रहा है, एक काम को कर रहा है, एक काम को ये 1W यानी एक काम को कर रहा है। तो एक दिन में क्या काम करेगा 1/28 करेगा, हमें 8 का पूछ रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा 1/28 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 4 से कटेगा, ये 2 बार में, और ये 50 से कटेगा 7 बार में, यानी कि 2/7, यानी कि 2/7 भाग ये 8 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम में 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। तो पहले यहाँ देखिए इसका पहले हिसाब करते हैं। औसत कितना है 36 है और संख्या क्या कोई 5 को है, तो योग कितना हुआ 36 गुना 5 आपका 180। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है अंतिम 3 संख्याओं का औसत का क्या है 1.5 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर ये 1.5 गुना है, यानी कि अगर ये अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर x है तो इसका कितना है 1.5x है, कितना हुआ 1.5x हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो योग कितना होगा, तो योग यहाँ पर संख्या क्या गो है, यहाँ कलर पर बदलते हैं, तो यहाँ पर संख्या देखिए 2 गो है, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 गो संख्या है तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 2 गुना 1.5 है, तो कितना आपका 3 होगा, और यहाँ 3x और यहाँ पर भी 3x प्लस करेंगे तो ये होगा। तो टोटल संख्या क्या होगा, यहाँ 2 और 3 है, 5 गो संख्या यहाँ पर हुआ ना, 5 गो संख्या, तो 5 संख्या का योग कितना है 180 है, तो इसका जो योग आएगा वो आपका 180 ही आएगा, 180 ही आएगा। ठीक है, तो 3 3 6x बराबर 180, तो 6 से कटेगा ये कितने बार में 30 बार में। ठीक है, यानी x का मान क्या निकला 30 निकला। हमें प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम 2 संख्या का कितना है, यहाँ देखिए, या फिर आप इसे भी देख सकते हैं 3x है। ठीक है, आप इसको देखिए या फिर इसको बात देखिए, तो 3x यानी कि 3 गुना 30, तो 30 दिया 90। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 14 नंबर का सवाल को देखिए। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक सालाना ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। 7%, तो देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है 7%, तो देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर मूलधन का मतलब P होता है, यानी प्रिंसिपल गुना दर, P गुना R गुना T मतलब समय बटे 100, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो SI बराबर यहाँ 350 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 350 बराबर मूलधन हमें निकालना है, नहीं दिया है, दर हमें क्या दिया है 7 दिया है, समय कितना दिया है, समय इसमें 1 महीने का बोल रहा है, यानी मासिक ब्याज तो 1 महीने, तो 1 महीने का मतलब 1/12, तो 1 तो 12 आपका नीचे आ जाएगा, तो 12 तो यहाँ 1200 हो जाएगा, क्योंकि 12 जब नीचे आया तो 1200 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ कलर को बदलते हैं, कलर को यहाँ चेंज करते हैं, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर 7 से कट, यहाँ देखिए ये 7 से यहाँ पर कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा 50 बार में, कितने बार में 50 बार में। तो यहाँ और यहाँ क्या है
तो P बराबर, और यहाँ पर तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यहाँ पर जीरो का कोई 1 2 3, 3 को जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 को जीरो हुआ, यानी कि 60,000। प्रिंसिपल क्या निकला है? 60,000, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए 6 घंटियाँ जो है, मतलब 4 घंटियाँ जो है, 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो सभी घंटियाँ एक ही समय मतलब सभी घंटे एक ही समय में बजते हैं, कितने मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगे, यानी कई मिनट के बाद जो है वो एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ सेकंड है, तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि कई सेकंड में जो सभी मतलब एलसीएम मतलब आप लोग जानते हैं एलसीएम की मतलब क्या होता है कि मतलब सभी संख्या से जो है भाग लग जाए। सभी संख्या मतलब जो कि मतलब ये सभी संख्या उस संख्या से भाग लग जाए, ये सभी जो संख्या है उस संख्या से भाग लग जाए। तो चलिए इसका एलसीएम देखते हैं 6, 8, 9 और 10 का। तो एलसीएम देखिए, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 8 को लेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें दो भी शामिल हो जाएगा, तो 8 को तो इसमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 भी इसमें शामिल हो गया। और यहाँ पर अगर 9 को शामिल लें तो 3 तो ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा, तो 8 गुना 9। और यहाँ पर फिर जो है क्योंकि फिर यहाँ क्या है 10 है, सॉरी क्योंकि हम देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम 8 को पहले ले चुके हैं तो इसमें 2 भी शामिल हो गया, ठीक है। तो हम इसलिए इसमें 5 को लेने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 गुना 9 72, 72 गुना 5 आपका हो जाएगा 72 गुना 5 आपका 360, यानी कि 360 सेकंड में जो क्या होगा दोबारा बजेगी। इसे हमें मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये जो है 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 मिनट में जो है 6 मिनट में क्या होगा 6 मिनट में दोबारा बजेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। Z1, Z2, Z3 एक काम को क्रमशः 100 दिन, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z ने जो है काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखिए यहाँ तो 15 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हम पहले 15 दिन का हिसाब कर लेते हैं। तो देखिए 15 दिन पहले क्या क्या Z2 ने छोड़ दिया, Z2 ने क्या क्या छोड़ दिया, यानी कि 15 दिन जो है इन्हीं दोनों ने काम किया, तो पहले इन दोनों का हिसाब पहले कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं Z1 का कितना है 100 है, Z2 का कितना है 50 है, और यहाँ पर Z3 का क्या है 75 है। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे ताकि हमें कार्य क्षमता का पता चले, ठीक है। तो कौन संख्या लें जो कि सभी से कट जाए? तो यहाँ देखिए, हाँ अगर हम 300 को लेते हैं तो 300 तीनों से कट जाएगा 300। तो 100 में 300 कितने बार में? 3 बार में। 50 में कितने बार में? 6 बार में। 75 में कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 दिन कौन काम कर रहा है? Z1 और Z2 यहाँ पर Z3 काम कर रहा है। तो कितना काम होगा? 3 और 4 7, यानी कि 7 काम यहाँ पर हुआ, 7 काम हुआ एक दिन में। और यहाँ कितना दिन है? 15 दिन। तो 15 दिन में कितना होगा? तो गुना 15 करेंगे, तो 15 गुना 7 आपका 105 होगा, यानी कि 105 काम कितने दिनों में हुआ? 15 दिनों में। 15 दिनों में तो बचा कितना है? टोटल यहाँ 300 काम है, तो 300 में से 105 काम हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना बचा? 195। तो ये जो 195 काम है, अब जो तीनों को मिलकर करना है, तीनों को मिलकर यहाँ पर करना है। ये जो 195 काम है किसको करना है? तीनों को यहाँ पर जो है मिलकर करना है। तो तीनों मिलकर कितना करेगा? 3 और 6 9, 9 बचा 13, ठीक है। 13 काम यहाँ पर करेगा। तो 13 काम यहाँ पर एक दिन में, 13 काम एक दिन में, तो 195 काम कई दिन में? तो 195 बटे 13 हो जाएगा, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 यहाँ पर हो जाएगा। तो 13 कटेगा, ये देखिए 13 आपका एक बार में, फिर बचा कितना शेष आपका? 6, फिर 65 आपका 5 बार में, यानी कि 15 दिन यहाँ पर आया। हमें टोटल दिन पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 15 दिन तीनों ने मिलकर किया और बाकी 15 दिन जो है दोनों ने मिलकर किया। तो 15 और 15 टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 30 दिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए।
58 पर पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखिए हमें खाली इकाई अंक से मतलब रहेगा, इकाई अंक से मतलब रहेगा। तो देखिए इकाई अंक का एक नियम होता है। देखिए जिसका इकाई अंक 0 आए या फिर 1 आए या फिर आपका 5 आए या फिर 6 आए, इन चारों में से कोई भी अगर इकाई अंक आए तो इस पर कितनों भी पावर रहे उसका इकाई अंक यही आ जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो संख्या है उस पर हम क्या नियम लगाते हैं कि उस पर कितना पावर है उसे हम 4 से भाग देके जो शेषफल आता है उसे हम लिखते हैं। जैसे 58 है तो इसका इकाई क्या है 8 है, तो 8 को हम लेंगे। पावर कितना है 29 है, तो 29 को अगर हम 4 से भाग देंगे, तो कितना शेषफल आएगा, तो 28 आपका कट जाएगा तो एक आपका शेष बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे 8 पर पावर 1 लिखेंगे, तो बराबर क्या आएगा 8 आएगा। तो देखिए अगर किसी संख्या पर 8 इकाई अंक रहेगा और उसे अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, तो शेष कितना बचेगा 3 न बचेगा, क्योंकि अगर 5 रहता तो कट जाता या 0 रहता तो भी कट जाता, लेकिन यहाँ क्या 8 है तो 3 आपका क्या होगा शेषफल यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए यदि 70,000 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी अनुपात इतना और बी सी अनुपात इतना, तो इसमें हमें तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए बी अनुपात सी हमें यहाँ पर ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए का तो यहाँ पर 2:3 दिया है और सी का बी और सी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बी का 2 का मान हो गया, बी का यहाँ पर क्या हो गया 2 को यहाँ पर मान है, यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पर बी का मान क्या है 4 है। तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए कैसे यहाँ पर बराबर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है बराबर करना है, 4 और 3 को बराबर करना है, 4 और 3 को। तो बराबर करने के लिए तो देखिए अगर हम यहाँ पर 4 और 3 है, अगर यहाँ पर हम 3 से गुना करें और यहाँ पर 4 से गुना करें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 यहाँ पर 12 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 3 को करें तो 2 को भी करना पड़ेगा। तो 4 गुना 2 आपका कितना होगा, 4 गुना 2 8 हो गया। अब देखिए बी का मान यहाँ देखिए 4 12 और यहाँ भी जो है 4 12 ही आएगा, तो यानी कि दोनों जगह बराबर आ गया। फिर हमारे पास सी है। अब सी का देखिए, सी का यहाँ पर 3 है, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 आएगा 15, यानी कि ये आपका निकल के है। यानी इस तरीके से हम करते हैं कि अनुपात जो बराबर आ जाता है। और या फिर इसका एक और नियम होता है, हम ऐसे करते हैं, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ये होता है। तो ए बी अनुपात कितना है 2:3, फिर बी सी कितना है 4 और 5, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम करते हैं। तो जिसके बगल में जोड़ है उसे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, बाकी गुना कर देंगे। यहाँ 2 गुना 4 8 और आपका जो है 3 गुना 4 4 12, 3 गुना 5 15, यानी कि वही आया। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब होता है। ठीक है, हमें इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल हिस्सा कितना है 8 और 12 कितना हुआ 20 है, 20 और 15 35, यानी कि यहाँ पर कितना आया 35 रेशियो। कलर को पहले चेंज करने दीजिए। तो 35 रेशियो का जो मान है कितना है 70,000 है, 70,000 है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो एक रेशियो का मान ये 35 से कट जाए कितने बार में 2 बार में, यानी कि 2000 आया। एक रेशियो का मान 2000, हमें पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना आया 8 है, ए का हिस्सा क्या 8 है, तो 8 का रेशियो 8 दूनी 16, यानी कि 16,000 निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2 क्वेश्चन बचा, इसे भी जो है जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो देखिए तो एलसीएम इस तरह का जो क्वेश्चन है तो हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या को देखना है, वही आपका इसमें एलसीएम हो जाए, क्योंकि ये पावर वाला है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, सब में क्या है 2 और 3 है। ठीक है, तो किसमें सबसे ज़्यादा पावर है 2 पर, तो 2 पर पावर 5 यहाँ का सबसे ज़्यादा है, तो 2 पर पावर 5 को लिख लिए, 2 पर पावर 5 को लिख लिए गुना। अब 3 का बारी,
तो 3 किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 6 सबसे ज़्यादा है, तो यही आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम, या वो क्या निकला एलसीएम, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, तो सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा यानी कि सबसे ज़्यादा पावर जो रहेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और अगर कहता एचसीएफ निकालने, तो सबसे छोटी संख्या को हम देखते हैं, क्या कहते हैं हम सबसे छोटी संख्या को देखते हैं किसमें कम पावर है, ये हम देखते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक अर्धगोले का जो व्यास है कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला जो होता है, ये जो आपका अर्धगोला जो हुआ अर्धगोला, तो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर, तो 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना, यहाँ व्यास देखिए व्यास है आपका 21, तो आर कितना होगा, तो व्यास का आर होता है, तो आर बराबर क्या होगा 21/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21/2 गुना 21/2, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा 3 बार में कटा, 7 से यहाँ 3 बार में कटा, और यहाँ से फिर ये जो है 11 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कलर फिर बदलते हैं ताकि आसानी हो, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 11 99, 99 गुना 21, तो बराबर यहाँ पर 99 गुना 21/2, ठीक है, बराबर, तो 99 गुना 21, अगर 100 रहता तो सीधा यहाँ पर 21 होता, लेकिन क्योंकि एक कम है तो 2100 में 21 गया, तो कितना आप पाएगा 2079, 2079/2, तो 2079 यानी कि लगभग में 2040 के आसपास, यानी कि मतलब सॉरी 2000 है ना, तो 2000 का आधा 1000 है, 79 का आधा 39.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1039.5, तो ये यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।